Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. Good afternoon, friends. As you are aware, the Cabinet Committee on Economic Affairs and the Cabinet met this morning. To brief you on the decisions taken in the Cabinet meetings today, we have with us the Honourable Minister for Information and Broadcasting, Environment, Forest and Climate Change and Heavy Industries and Public Enterprises, Shri Prakash Javadekar ji, who will join us through video conferencing. We also have Honourable Minister for Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Shri Giriraj Singh ji, and Honourable Minister of State in charge for Donor, PMO, PPG and Pensions, Atomic Energy and Department of Space, Shri Jitendra Singh ji. The format of today's Cabinet briefing will be like this. First, the Honourable Minister for Information and Broadcasting will brief us, then followed by the Honourable Minister for Fisheries and Animal Husbandry and Dairying, and followed by the Honourable Minister of State for Department of Space and who will brief us. After the briefing, we will take some questions. Kindly switch off your mobiles or keep them on silent mode. Over to Honourable Minister for Information Broadcasting. Sir. नमस्ते, सबका स्वागत है। ये एबनॉर्मल में एक नया नॉर्मल है, क्योंकि मैं दूसरी जगह हूं, आप सामने बैठे हो, आप में से भी बहुत लोग अपने अपने घरों में बैठे हैं, सवाल वहां से पूछेंगे, और मेरे दो साथी गिरिराज सिंह जी और जितेंद्र सिंह जी आपके सामने हैं। तो इट्स अ न्यू फॉर्मेट ऑफ प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जिसमें बहुत अहम फैसले लिए गए और इसमें खासकर एक बहुत बड़ा सुधार किया गया है अंतरिक्ष विज्ञान में, स्पेस विज्ञान के क्षेत्र में। और आज तक अंतरिक्ष में हमने अच्छा विकास किया है। वी हैव रियली बिल्ट अप गुड स्पेस एसेट्स। अब ये सारे एसेट्स सब लोगों के उपयोग के लिए एक तरह से खुल रहे हैं। आपको याद होगा, भारत के छात्रों ने उपग्रह बनाया, सैटेलाइट, छोटा सा था लेकिन महत्वपूर्ण था। लेकिन यहां प्रक्षेपण के समय में वो नहीं था, तो इसलिए उनको बाहर देश से वो छोड़ना पड़ा। आज जो सुधार हुए हैं वो अटल जी के समय बिजली के क्षेत्र में जैसे महत्वपूर्ण सुधार हुए, वैसा ही स्पेस के क्षेत्र में हो रहे हैं। और हमारे मूलभूत ढांचे का सही और अच्छा उपयोग होगा। इसके बारे में जानकारी देने के लिए, क्योंकि समझने जैसा विषय है, मेरे साथी जितेंद्र सिंह जी उपस्थित है। दूसरे फैसले में सहकारी बैंक, चाहे वो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हो या मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक हो, अपने देश में 1482 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है और 58 है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स। आज इनके बारे में एक अध्यादेश पारित किया है। अब वो राष्ट्रपति के पास जाएगा कि ये सारी बैंक 1540 है, ये तुरंत प्रभाव से आरबीआई के सुपरविजन पावर में आ जाएंगे। आरबीआई की जो सुपरवाइजिंग की तरीका है शेड्यूल बैंक के लिए भी, वही इन कोऑपरेटिव बैंकों पर लागू होगा। इससे क्या फायदा होगा? मूल फायदा होगा कि डिपॉजिटर को एक यकीन मिलेगा कि हमारा पैसा सुरक्षित रहेगा। और 8 करोड़ 60 लाख खाता धारक है इन 1540 बैंकों में। 4 करोड़ 84 लाख करोड़ रुपए की बचत है।
थोड़ी नहीं है। इस सब की अच्छी रक्षा होगी, यह इस निर्णय का सबसे महत्वपूर्ण बात है। रिस्ट्रक्चरिंग के समय खाता धारकों को डर लगता है, वो भीड़ लगाते हैं, जो हमने चंद बैंकों के विषय में देखा। अब यह नहीं होगा। और सबसे बड़ा फायदा समाज को यह है कि सहकार एक अच्छी मूवमेंट है। लोग इकट्ठा आए, अपने तरीके से अच्छी संस्था चलाए और उस संस्था का लाभ खाता धारकों तो या जिन्होंने शेयर खरीद किए हैं उनको मिले। इससे ज्यादा अच्छी चीज हो नहीं सकती। तो इस सहकार पर लोगों का विश्वास बढ़ेगा, यह एक बड़ा परिणाम होगा। फाइनेंस मिनिस्ट्री का दूसरा भी एक निर्णय हुआ है। मुद्रा लोन्स आपको पता है लगभग 18 से 20 करोड़ लोगों को मिले। ये सबसे बड़ा स्मॉल लोन प्रोग्राम्स है। एक तरह से दुनिया का सबसे बड़ा स्मॉल बैंक लोन का प्रोग्राम है। इसके अंतर्गत एकदम ही छोटा, जिसका 50,000 तक का लोन होता है, ऋण होता है, उसको शिशु लोन स्कीम कहते हैं। और इस ऐसे 9 करोड़ 37 लाख लोगों को लोन मिला है। छोटे थोड़े लोग नहीं है, 9 करोड़ 37 लाख। इन लाभार्थियों को अब ब्याज में 2% की छूट मिलेगी। यह बहुत बड़ा काम उनके लिए हो रहा है। हमें समझना चाहिए, छोटा जो काम करने वाला, ठेले वाला या रेडी पटरी वाला हो या कोई छोटा दुकान चलाने वाला हो, वो कहां से पैसा लाता? मुद्रा योजना के पहले वो साहूकार से पैसे लाता था या बड़े एनबीएफसी से पैसे लाते था, जिसकी ब्याज के दर बहुत ज्यादा होते। अब उनको बैंकों से मिलने लगे और 9 करोड़ 37 लाख लोगों को ये शिशु योजना के पैसे मिले हैं। उनको 2% की छूट, ये बहुत मायने रखती है। 3 महीने का ओवरड्यू हो या डिले हो, एक तरह से कंडोन होने वाला है। यह छोटे आदमी को बड़ा फायदा देने वाली योजना है। और 1 जून 2020 से ये लागू होगी और 31 मई 2021 तक चलेगी। इसके लिए इस वर्ष में 1540 करोड़ रुपए का खर्च होगा, व्यय होगा। एक तीसरा निर्णय मोदी जी की अध्यक्षता में आज हुआ। आपको मालूम है, कुशीनगर बुद्धिस्ट सर्कल का एक तरह से मध्य बिंदु है। उसके आसपास लुम्बिनी, श्रीवस्ती, कपिलवास्तु और थोड़े दूरी पर सारनाथ, गया है। लेकिन वहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एयरपोर्ट नहीं था। अब वो कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हो रहा है, हवाई अड्डा हो रहा है, जिसमें 3 किलोमीटर की एयर स्ट्रिप बन चुकी है। अब कोई भी एयरबस जैसा बड़ा जहाज भी उतर सकता है। और मुझे विश्वास है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय यातायात शुरू होगी, यहां भी विमान आने लगेंगे और यहां से बुद्धिस्ट सर्किट को जाने वालों को बहुत सुविधा होगी। दक्षिण पूर्वी एशिया के देश जैसे थाईलैंड, मलेशिया, वियतनाम, सिंगापुर और भारत के दक्षिण में श्रीलंका,
जहां बुद्धिस्ट लोग ज्यादा संख्या में है, वहां से बहुत लोग भारत में आना चाहते हैं। यही तो बुद्ध की भूमि है, यही से दुनिया में शांति का संदेश गया है, सदाचार का संदेश गया है। और इसलिए ये भारत के अद्भुत संस्कृति का जिससे और फैलाव होगा, ऐसी एक नई योजना कुशीनगर एयरपोर्ट आज बना है ऑलरेडी। इसमें यातायात जल्दी शुरू होगी। उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर आवश्यक है उसका काम भी शुरू हुआ है और तेजी से होगा। चौथे निर्णय में ओबीसी समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपको पता है एक ओबीसी कमीशन नियुक्त हुआ है। उस कमीशन का काम यह है कि मिला आरक्षण सब तक पहुंचा क्या, नहीं तो क्या करना चाहिए और ज्यादा लोगों को लाभ कैसे मिलेगा, इसके बारे में चिंतन करते हुए यह कमीशन अपनी सिफारिशें देगा। यह काम शुरू हो गया, लेकिन उसके बाद उनका टर्म्स ऑफ रेफरेंस बदल दिया गया, क्योंकि उसी समय एक ध्यान में आया कि अनेक जातियां विभिन्न राज्यों में केवल स्पेलिंग के एक डिफरेंस से, एक शब्द के फर्क से वो जातियां वंचित रहती है आरक्षण से। और इसलिए ऐसे स्पेलिंग करेक्शंस भी करना, एनोमलीज दूर करना, इनएक्यूरेसीज दूर करना, यह भी काम ओबीसी कमीशन को दिया गया है। और इसलिए वो नए सिरे से काम कर रहे हैं राज्यों के साथ। लेकिन बीच में कोविड का यह संकट आया, तो उसके कारण एक 3-4 महीने काम में देरी हुई है। और इसलिए इन्हें अपना रिपोर्ट पेश करने का सरकार को सौंपने की तिथि मिली, 6 महीने की वृद्धि की है। अब 21 जनवरी 2021 तक यह अपना रिपोर्ट दे सकते हैं। एक महत्वपूर्ण और फैसले में हमारा पड़ोसी देश म्यांमार में 2 और गैस ब्लॉक में 909 करोड़ का निवेश करने का निर्णय किया है। आपको पता होगा एक ब्लॉक म्यांमार में कोरिया, भारत एवं म्यांमार के कंसोर्शियम द्वारा संयुक्त प्रयास से 2002 से जहां काम शुरू हुआ और पिछले कुछ सालों में वहां से गैस आने लगा, 2000 आज तक 5,000 करोड़ का उसमें निवेश हुआ है। गेल इंडिया ने भी निवेश किया है और उसका जो पहला प्रोजेक्ट तैयार हुआ श्वे, वहां से गैस आना केवल शुरू नहीं हुआ है, 2014 से वो पीक पर पहुंचा है। यानी जितना अधिक दे सकता है उतना अधिक वहां से गैस मिलने लगा है। अब ये नए 2 ब्लॉक है, A1 और A3। इन ब्लॉक्स में गैस का शोध होगा और गैस मिलेगा, उसका उत्पादन होगा। गैस तो तय है, उत्पादन होने की प्रक्रिया को प्रारंभ करेंगे। उसके लिए 909 करोड़ रुपए आज के निर्णय में रखे हुए हैं। हमारे रिश्ते पड़ोसी देश के साथ कैसे होते हैं, और हम लुक ईस्ट पॉलिसी जो मोदी जी हमेशा बात करते हैं, वो लुक ईस्ट पॉलिसी का भी ये एक उदाहरण है। अंत में एक महत्वपूर्ण फैसला हुआ पशुधन के बारे में, जिसकी जानकारी गिरिराज जी देंगे।
पशुधन विकास के लिए 15,000 करोड़ का ये कार्यक्रम पहली दफा सबके लिए खुल रहा है। इससे दूध उत्पादन भी बढ़ेगा, निर्यात भी बढ़ेगी और लाखों लोगों को रोजगार मिलेंगे। तो मित्रों, आज बहुत महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं और इन फैसलों के कारण निश्चित रूप से देश के विभिन्न क्षेत्रों में और देश के विभिन्न तबकों में एक खुशी का माहौल रहेगा, क्योंकि ये एक अहम फैसले है। जस्ट टू रैप इट इन 2 minutes, today India has opened its space assets for the use of Indians. It will remain a government establishment and through government company, but it will be now used more by people also. In landmark decision, the urban cooperatives and multi-state cooperative banks, which are 1,540 in number and have depositor base of 8.6 crore, and they have saved, the depositor saved like 84,000 crore rupees, huge amount. They will get more security because of today's decision. And they have been brought under RBI supervision process, which is applicable to scheduled bank. I am very sure when this announcement was made, people have welcomed it, and depositors will get protection and benefit out of it. 9 crore 37 lakh mudra loans, small loans, will get 2% interest subvention. This is most important decision, and in this hour of crisis, this help is very important. India has also wants to start Kushinagar International Airport at the earliest, because it will give fillip to the Buddhist circle tourism, and particularly pilgrims from Southeast Asia and Sri Lanka will come in large number, and even Airbus can fly from Kushinagar. OBC Commission has been given extension of 6 months to sort out the anomalies and inconsistencies, and more importantly, inaccuracies. ONGC has decided to invest 909 crore in 2 gas blocks in Myanmar, and this will give fillip to our, and we'll get more gas hopefully. And last but not least, very important decisions which will increase the dairy production, export, and give millions of jobs is also taken care. So I was requesting to give details of the schemes regarding animal husbandry. धन्यवाद प्रकाश जी। वैसे आज जरूरत तो नहीं था प्रकाश जी ने, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने विशेष तौर पर, आपको ध्यान होगा जब 20 लाख करोड़ का पैकेज की घोषणा की थी, उस समय हमारे डिपार्टमेंट को एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरी डेयरी 53,000 करोड़ का हमको दिया था। उसका ये आज 15,000 करोड़ का स्पेशली ये इंफ्रास्ट्रक्चर का फंड है। और आपको बता करके मुझे खुशी होगी कि देश में पहली बार
हम प्राइवेट एंटरप्रेन्योर को इसमें ला रहे हैं और 3% इंटरेस्ट सबमिशन हम दे रहे हैं। और एक तरह से कहें कि इस स्कीम में केवल 10% लाभार्थी को, एंटरप्रेन्योर को अपना पूंजी लगेगा, 90% बैंक से फाइनेंस होगा। और ये ज़रूरत इसलिए पड़ा, अभी आपने देखा होगा भारत में एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट जो 53 करोड़ लगभग हमारी संख्या है टोटल लाइव स्टॉक का, इसका ग्रोथ 8.5% के दर से, और दूध का भी प्रोडक्शन 6.5% की दर से। जब हम 2014 में आए थे उस समय केवल 1200 लाख लीटर हम प्रोसेस कर रहे थे, मिल्क यूनियन, प्राइवेट सब मिला करके, जो हम 5 साल में 18 लाख लीटर, 1800 लाख लीटर पर हम आए हैं। हमारा लक्ष्य है 3000 लाख लीटर पर जाना, क्योंकि भारत में डेयरी एक बहुत बड़ी ताकत है किसानों का। एक छोटे से 2 मिनट में मैं अपनी बात ख़त्म करूंगा। 2018-19 का आप देखेंगे आंकड़ा, सीरियल क्रॉप्स, पैडी और व्हीट, गेहूं और चावल का, तो मात्र 4.5 लाख करोड़ का है। लेकिन अगर आप केवल दूध देखेंगे तो 7 लाख करोड़ का है। पूरी दुनिया में भारत में भैंस सबसे ज़्यादा है। यूरोप मोजरेला चीज़ को, हमारे पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, तो हम एक्सपोर्ट भी करेंगे मोजरेला चीज़ जैसे, गोट फेटा चीज़ जैसे। तो एक तरफ डेयरी को बढ़ावा देंगे, और आने वाले दिनों में भारत सरकार 600, मोदी जी के नेतृत्व में 605 जिले को हम ब्रीड इम्प्रूवमेंट में रखा है, प्रत्येक जिले में 300 गांव। तो हमारा दूध का रफ्तार भी बढ़ेगा, तो हम उसको अचीव करने के लिए। दूसरा है फीड। अभी मेरे पास मात्र 39 मिलियन टन का कैपेसिटी है, हमें ज़रूरत है लगभग 100 मिलियन टन का। उसमें ये इंफ्रास्ट्रक्चर एक माइलस्टोन का काम करेगा। उसी तरह मीट प्रोसेसिंग, ये तो मैंने मिल्क प्रोसेसिंग, फीड की बात की। मीट प्रोसेसिंग हम मात्र अपने उत्पादन का 5% एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हमने अभी एपीडा के साथ मिलकर के ऑर्गेनिक मीट, ऑर्गेनिक एग, इसकी ओर बढ़ रहे हैं। पोल्ट्री के सेक्टर में, गॉटरी के सेक्टर में, सीप के सेक्टर में, और आने वाले दिनों में हम पिग के सेक्टर में। तो प्रोसेसिंग यूनिट को इससे बढ़ावा मिलेगा, और मेरा मानना है कि आने वाले दिन में हम जो ग्रामीण भारत, जो श्रेष्ठ भारत, उसमें ये एक मील का पत्थर साबित होगा। एक तरफ दूध और मीट की प्रोडक्टिविटी गुणात्मक हम रखेंगे, और दूसरे तरफ किसानों, गरीबों के हाथ को भी इससे मजबूत करेंगे। आज तक देश में कभी ऐसा प्रोग्राम नहीं आया था कि 3% इंटरेस्ट सबमिशन, हम 2.5% का पहली बार 2018 में कोऑपरेटिव सेक्टर के लिए लाए थे 10,000 करोड़ का, जिसके कारण हमें अब तक 4700 करोड़ का प्रपोजल मिल गया। 18 से लेके अब तक उसको हमने सैंक्शन भी कर दी। तो प्राइवेट जितने थे उन लोगों ने कहा कि राज्य, भारत सरकार प्राइवेट के लिए भी स्कीम लाए इंटरेस्ट सबमिशन। तो उस प्रधानमंत्री ने देश के तमाम जो दूध प्रोसेसिंग में लगे हैं, चीज़ प्रोसेसिंग में लगे हैं, जो पाउडर बना रहे हैं, जो फीड बना रहे हैं, जो मीट प्रोसेसिंग में हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा अवसर है। मैं प्रकाश जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उन्होंने मुझे अपनी बात कहने का मौका। One big reform decision
was about space. And here is Jitendra Singh, who will narrate the whole story of and importance of this decision. गिरिराज सिंह ने जो बताया उसका मतलब है कि 35 लाख नए रोजगार अब भारत में इसी एक कार्यक्रम में पैदा होंगे। रोजगार बढ़ाने की जो लगातार नीति चल रही है, इसी का ये एक उदाहरण है। जितेंद्र सिंह जी। धन्यवाद प्रकाश जी। जैसा आपने कहा कि आज एक बड़ा ही महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक निर्णय हुआ है मंत्रिमंडल की बैठक में, और मैं तो ये कहूँगा कि ऐसा निर्णय कि जिसको भारतीय समाज का हर वर्ग जिसका स्वागत करेगा, विशेषकर विज्ञान जगत से जुड़े लोग, भले ही वो वैज्ञानिक हों, उसके शोधकर्ता हों, युवा वर्ग, and I would also rather put it that this is both a historic decision as well as a path-breaking decision. And it is historic and path-breaking both because it is a departure from the past practice of 70 years since independence. जैसा हम सब जानते हैं, आज अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत विश्व के प्रथम श्रेणी के देशों में खड़ा है। We are a front-line nation in the community of world. लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि जिस दायरे में, जिस बंदिश में वो 70 वर्ष से कामकाज कर रहा था, उससे आगे बढ़ने की आवश्यकता है। एंड एज ऑल ऑफ अस नो, Prime Minister Modi is known for taking decisions which are out of box, which are bold, which are unorthodox, which are progressive, which are futuristic. And therefore sometimes everybody may not immediately understand the implications. Some of them can also be taken by surprise. But as we move on, we will realize this is a decision which is aimed at boosting the private sector participation in the space activities. आज से पहले 70 वर्ष से चूँकि एक परंपरा थी, ट्रेडिशन थी, space activities were working behind a shroud of secrecy, very little of public domain, also a lot of confidentiality, और शायद ये भी था कि our space capabilities were limited only to handful of scientists working in the Department of Space and the ISRO. लेकिन जैसे जैसे समय बीता है, हमारे यहाँ ह्यूमन रिसोर्स भी बढ़ा है स्पेस एक्सपर्टाइज का, और हमारी एक्सपर्टाइज भी बढ़ी है। आपने देखा होगा पिछले 2-3 साल में और कुल मिलाकर के 6 साल में Prime Minister Modi has given a special boost to the applications of space technology, and I will put it in 2 ways. It's been twofold rather. One is in enhancing our launching capabilities, and the other aspect is applications of space in the extra launching activities. If you recall, about 4 years back, Prime Minister Modi had arranged a 2-day brainstorming between the scientists from the Space Department and the representatives of different ministries and different departments to work out how best the space technology could be used in different sectorial works and in other areas in order to bring about ease of living. Today, in the last few years, India has started using space technology in virtually every sphere of activity, whether it be the laying down of railway tracks, the manning of rail crossings, the smart city program, the roads and bridges construction and surveys. And virtually I would say that space technology has entered each and every Indian household. And keeping up with the spirit of that, I think time has come to enhance our capacities. And one of the intimidations which was realized was that we were not allowing a level playing field or a free participation
even though it was available from outside the Department of Space or outside the realms of ISRO. And I think to that extent, today's decision is also a true tribute to our founding father, Dr. Vikram Sarabhai, who always said that he would visualize space activity and space technology becoming pan-India. You saw in the last 2-3 years, India set a world record in a number of ways as far as space technology is concerned. We were the country which set out 104 satellites in a single go. Our Mars mission has completed more than 5 years, almost 6 years, which is a record, in fact, more than the life that was envisaged for it. We were the ones who set out the South Asia satellite. Our Gaganyaan is preparing to launch the first human mission. The training of the engineers was suspended for a while on account of the lockdown. It's again been resumed. And our Chandrayaan 3 is due. So keeping up with that spirit, because our activities are going to expand further, the proposed reform which the Cabinet has approved today will enhance the socio-economic use of space assets and activities, including those approved access to space assets, data and facilities. और एक नई संस्था का गठन किया गया है, which will be known as Indian National Space Promotion and Authorization Center. I repeat, Indian National Space Promotion and Authorization. When abbreviated, it would read as IN-Space. And it will provide a level playing field for private companies, the private participants to use Indian infrastructure. And it will also guide the private industries in space activities through encouraging policies and a friendly, regular regulatory environment. इसके साथ ही साथ हमारे यहाँ एक पब्लिक एंटरप्राइज है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड. उसकी एक्टिविटी एक्सटेंड करके, इसको इन्वॉल्व करके इन दी स्पेस एक्टिविटीज़ with an endeavor to reorient space activities from a supply-driven model to a demand-driven model. और साथ ही साथ पिछले कुछ सालों में ये भी हमारे ध्यान में आया और इस बात को नोटिस में लिया गया कि बड़ी भारी संख्या में भारतवर्ष में अंतरिक्ष विज्ञान को लेकर के एक्सपर्ट्स भी तैयार हुए हैं. बहुत से प्रतिभाशाली ऐसे युवा निकले हैं जो अपना योगदान कर सकते हैं, जो शायद ऐसा दृश्य पहले 50 वर्ष पूर्व नहीं होगा. लेकिन जब उन्हें कुछ बाधाएं नज़र आती हैं या उन्हें लगता है कि बहुत ज़्यादा फैसिलिटेटरी मैकेनिज़्म उनको उपलब्ध नहीं है, तो वो विदेश चले जाते हैं. और एक छोटा सा उदाहरण आपके साथ साझा करूंगा कि हमारा त्रिवेंद्रम में जो स्पेस का सेंटर है, विच इज़ अ टीचिंग सेंटर and has a very high quality of trainees inside because the entrance is conducted through IIT, JEE, the same exam. वहाँ के जो हमारे बच्चे निकलते हैं, they have 100% job placement and almost 60 to 70% are finding jobs abroad, including in premier institutions like NASA. तो हम ये जो brain drain हो रहा है, उसको भी रोकने का ये प्रयास होगा. So it will be not only a budgetary facilitation, it will not only be a human resource facilitation, but it will also be opening up of a new culture in the new India of 21st century, where we do not let our assets, both human assets and non-human assets, go away unused by our country and allowed to be used by other countries, and instead put to the optimum use in India to make in India. And therefore, this decision today will allow ISRO to focus more on research and development activities, while this in space will augment the Space Commission and additional members. इसके तहत कुछ एक टेक्निकल और प्रोसीजरल भी इसकी फॉलोअप रहेगा. There will be a strengthening of the Department of Space. Some of the new posts will be created, some structure will be created. But in a nutshell, we will have this new board called Indian National Space Promotion, and it will take care of what is known as private
space entrepreneurs or non-government space entrepreneurs or non-government entrepreneur participants. So how best to draw this optimum balance for the mutual benefit and in the larger benefit of India, उसको लेकर के एक ऐतिहासिक निर्णय अंतरिक्ष के क्षेत्र के लिए, अंतरिक्ष विभाग के लिए तो है ही है, परंतु मुझे लगता है कि दिस विल सेट अ प्रेसिडेंस in the other sectors, in the other departments and the other ministries also to be followed and to urge to emerge in what Prime Minister Modi always cherishes as New India of 21st century. Thank you. किसानों से जो मिल्क वाले जो कंपनियां हैं 30 या 35 रुपए में दूध खरीदते हैं और वही पैकेट में 55-60 रुपए में उसकी बिक्री करते हैं, तो ऐसा नहीं लग रहा कि उनका दोहन हो रहा है? उस पर भी ध्यान देनी चाहिए और धीरे धीरे उनका प्रोडक्शन कम हो सकता है क्योंकि उनका खर्चा नहीं निकल रहा है। रविंद्र जी, ये जैसा कि प्रकाश जी ने रखा शुरू में, ये प्रधानमंत्री जी ने 15,000 करोड़ का जो लाया है, इसमें 18 करोड़ लोग इनडायरेक्ट जुड़े हैं, 9 करोड़ पशुपालक हैं, 5 करोड़ लोग जो बकरी और भेड़ पालने वाले हैं, सुअर पालने वाले और मुर्गी पालने वाले। नहीं पूछना बाबा। और मैं इसमें ये कह रहा हूँ 35 लाख लोगों को रोजगार। आपने दूध प्रोसेसिंग का कहा है कि दाम का, तो उस पर एक है नियामक है, लोग काम करते हैं और जहाँ कहीं शिकायत आएगा तो मैं उसको दूर करूँ। वो आपका भी जो मन में जा रहा है बहुत से हो रहा है बहुत बहुत धन्यवाद। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ये चाइना से साइबर अटैक्स का जो खबर आ रही है उसके बारे में। देखो, चाइना के बारे में विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय जो भी आवश्यक जानकारियां देंगे, हम तीनों नहीं देंगे। कैबिनेट नोट में साइबर सर, ये जानना चाहते हैं करस्पॉन्डेंट कि क्या साइबर अटैक के बारे में कैबिनेट को ब्रीफिंग दी गई थी? नहीं, फिर मैं वही बता रहा हूं, जो कैबिनेट के फैसले हुए वो हमने बताए हैं। उस पर कोई सवाल है तो पूछिए, नहीं तो थैंक यू सो वेरी मच। सर, एक क्वेश्चन है सर। हाँ, बताइए सर। 2 सवाल है सर। एक तो जितेंद्र सिंह जी से सर, इसरो आपने जो एक नई संस्था बनेगी तो इसरो तो रहेगा ना, इसरो तो दोनों में क्या अंतर रहेगा? दूसरा सवाल सर जावड़ेकर सर से है, पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं सर। आज तो हालत ऐसी हो गई कि डीजल के दाम ज़्यादा हो गए पेट्रोल से दिल्ली में। तो क्या आपको लगता है कि कई पार्टियां, कांग्रेस ने कहा है कि क्रूड ऑयल के दाम तो अभी ज़्यादा नहीं बढ़े, क्यों पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं? सर, ये 2 सवाल है कि जो नई ये मुझे आप जरूर मिलिए, मैं आपको जवाब दूंगा। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज के निर्णयों पर है, लेकिन इसरो का जवाब ये देंगे जितेंद्र सिंह जी। ये आपने, चलिए ये अच्छा सवाल किया। कभी कभी ये थोड़ा सा मन में कन्फ्यूजन आ सकता है। ये जो ये जो इंडियन स्पेस लिमिटेड ये संस्था जिसका रोल अभी बढ़ाया है, ये नई संस्था नहीं है, लेकिन इसका रोल एक्सटेंड किया है इनटू इसरो। इन स्पेस एक नया बोर्ड है विच इज़ ए प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन बोर्ड, और इन तीनों का दे विल सप्लीमेंट ईच अदर्स वर्क, दे विल नॉट वर्क एट क्रॉस पर्पसेस। और जैसा कि हमारे प्रेस अपने कैबिनेट नोट में ये बड़ा स्पष्ट हुआ है कि मैकेनिज्म ऑफ अनाउंसमेंट एंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इंडस्ट्रीज बाय इसरो। तो इसरो इज़ अ बेसिक संस्था। कौन कौन सी एक्टिविटीज़ रहेंगी, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स रहेंगे, कौन कौन से मिशंस रहेंगे, उसका निर्णय करने की प्रणाली में इसरो का बड़ा प्रमुख एक भूमिका रहेगी। लेकिन फैसिलिटेशन इन ऑर्डर टू, जैसे कहा, डिमांड मोड को पूरा करने के लिए जो प्राइवेट पार्टिसिपेशन है, उस गैप को फिल करने के लिए ये नई व्यवस्था उसके साथ जोड़ दी गई है। No, I think in course of time everything will be possible. At least we have moved in that direction. Now, in fact, you would be glad to know that even our students are now preparing satellites, and they want facility to launch it, sometimes which is not available, and then they seek facilities outside India. So this will also help in, checking that talent drain
आपने कहा कि इसरो का फोकस मेनली रिसर्च पर होगा, तो क्या इसका मतलब ये है कि जो लॉन्चिंग वगैरह की एक्टिविटी हैं ये सारी एक्टिविटी प्राइवेट हाथों में जाएंगी और इसरो सिर्फ और सिर्फ रिसर्च पर ही फोकस करेगा? नहीं, अगर ऐसा मेरी बात से समझ आया तो आई एम सॉरी, मैंने ये नहीं कहा। मैंने ये कहा इसरो जहाँ है वो वहाँ कायम है। इसरो का रोल सीमित नहीं है, ये दूसरी संस्था जो है उसको सप्लीमेंट कर रही है बेसिकली। चूँकि हमने ये जो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है प्राइवेट सेक्टर यूनिट, इसका रोल एक्सटेंड किया टू फैसिलिटेट प्राइवेट पार्टिसिपेशन। अब उस सारे को कैसे रेगुलेट करना और समन्वय बनाना, उसके लिए एक नई संस्था एक ही बनी है और वो कोई अलग से साइंटिफिक संस्था नहीं है। इसका नाम ही है इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। तो ये सबको जोड़ करके जो भी प्लान्स बनेंगे कैसे चलाने आगे, और अब उसका मैकेनिज़्म अभी उसकी रचना हो रही है कि कितने कितने अधिकारी रहेंगे, क्या उसका स्ट्रक्चर रहेगा। आज उसकी थोड़ी सी भूमिका रखी गई है इस कैबिनेट नोट में भी, और इसको आगे बढ़ कर के हम इसको आगे बढ़ाएंगे। नहीं, गगनयान का तो प्रोसेस ऑलरेडी चल रहा है और उसके इस समय जो उसका दैट इज़ एट द स्टेज ऑफ द ट्रेनिंग ऑफ द एस्ट्रोनॉट्स, तो वो रूस में हो रही थी, तो बीच में ये हुआ, वो प्रोसेस अभी चल रहा है। ये अभी शुरुआत होनी है, उसके बाद किन किन मिशंस में इनकी पार्टिसिपेशन होगी वो केस टू केस डिसाइड होगा। अभी एक कॉन्सेप्ट हैज़ बीन वर्कड आउट। Thank you very much. With that, we close the press conference. Thank you, sir.